ये जानने के बाद कि नागरिकता क्या है, उसे कैसे, उसकी विधि क्या है, कितने प्रकार की नागरिकता है और उसे कैसे खोया भी जा सकता है, थोड़ा सा हम पीछे मुड़ते हैं। इतनी सारी बातें जो मैंने नागरिकता की हैं, ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है, यानी संवैधानिक प्रावधान है उसके लिए। हमारा जो संविधान की पुस्तक है इसमें 22 भाग हैं। देयर आर 22 चैप्टर्स, 22 पार्ट्स। नागरिकता का जिक्र उसमें दूसरे भाग में किया गया है। कौन से भाग में? दूसरे भाग में। नागरिकता संबंधी मुद्दा या नागरिकता संबंधी बात हमारे संविधान की पुस्तक में पार्ट 2 में किया गया। देयर आर 22 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उस पार्ट 2 में जब जिक्र होता है तो आपको मालूम होगा कि उस धाराओं के रूप में हम बात करते हैं संविधान के बिंदुओं को। तो धारा 5 से लेके धारा 11, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये जितने आर्टिकल्स हैं ये नागरिकता से संबंधित धाराएं हैं। मैं पुनः दोहरा दूं कि हमारी जो संविधान पुस्तक है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, उस संविधान की पुस्तक में नागरिकता का स्पष्ट प्रावधान है और नागरिकता संबंधी बात अध्याय 2 में धारा 5 से धारा 11 तक जोड़ी गई है। ठीक। एक और बात कि नागरिकता की चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि नागरिकता एक स्थिति है। नागरिकता एक स्थिति है और उसकी परिभाषा बताते समय मैंने कहा था कि वह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य हो और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता हो। फिर से सुनिए, इस परिभाषा को सुनने के बाद इसकी थोड़ी विवेचना हम करेंगे। परिभाषा देखिए, वह स्थिति, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय या वर्ग का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य हो और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता हो। अब ये राजनीतिक जो बात आ रही है, इसको हम उस बात से जोड़ें जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मैंने बताया ना आपको कि जो अधिकार नागरिकता के तहत एक नागरिक को मिलते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। तो यहाँ राजनीतिक अधिकार ही उसको पूर्णता देता है, किसी व्यक्ति को नागरिकता की पूर्णता देता है, उसे पूर्ण बनाता है, पूर्ण नागरिक देता है। आज की दुनिया में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ अधिकार भी दिए हैं। राजनीतिक पहचान तो दी ही है और अधिकार भी दिए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता की स्थिति में अधिकार और राजनीतिक अधिकार, इसका एक बहुत अहम रोल है, उसकी अहम भूमिका है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, नागरिकता कितनी महत्वपूर्ण है ये तो हमने जाना। नागरिकता के मायने क्या हैं? नागरिकता ना होने के परिणाम क्या हैं? और नागरिकता के मायने जानते हुए हमने जाना कि एक नागरिक को वे समस्त अधिकार मिल जाते हैं शासन से, जो उसके लिए एक मानव जीवन जीने के लिए बड़े अहम हैं।
चाहे हम उसे मौलिक अधिकार बोलें, सामाजिक अधिकार तो हैं ही, आदि आदि। प्रश्न ये उठता है कि नागरिक बनने का अधिकार तो है, पर एक अच्छा नागरिक बनने के क्या गुण हैं? अच्छा नागरिक बनने के लिए अधिकार ही पर्याप्त है क्या, या हमें कुछ और नजरिए से इसके बारे में सोचना होगा? दूसरे शब्दों में, आदर्श नागरिक के क्या गुण होने चाहिए? हम आदर्श नागरिक किसे कह सकते हैं? इस पर अब थोड़ा सा विचार करें, इससे पहले कि हम भारत के संदर्भ में नागरिकता पर विस्तार से बात करें। तो आदर्श नागरिक के गुण, मुख्य गुण, ये हमारा विषय है। सवाल ये उठता है, आदर्श नागरिक होना जरूरी है क्या? अच्छा नागरिक के मायने क्या हैं? या हम लोग क्यों बारंबार हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए? और यदि कोई कहता है कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, स्कूल में आपके शिक्षक कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सभी बड़े बड़े लोग संबोधित करते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब अच्छे नागरिक बने, तो अच्छे नागरिक के परिणाम क्या होंगे? अच्छे नागरिक यदि हों, देश के नागरिक यदि अच्छे हों, तो देश का विकास होगा। देश के नागरिक यदि अच्छे हों तो देश की उन्नति होगी। तो देश की उन्नति, देश की प्रतिष्ठा, देश के विकास और देश के उत्थान के लिए अच्छे नागरिकों की जरूरत है। ठीक? जो देश उठता है, ये हम लोगों की अच्छी गतिविधियों का परिणाम है। यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है जो देश ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है। भारत यदि विकास की ओर अग्रसर है तो उसका काफ़ी श्रेय यहाँ के नागरिकों को है, क्योंकि वे अच्छे नागरिक हैं। सवाल ये उठता है, अच्छे नागरिक के मायने क्या? तो इस बिंदु में हम वही बात करने जा रहे हैं कि आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या हैं। पहला, एक तो महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत संक्षिप्त में कहा कि एक आदर्श नागरिक वही है जो अहिंसा, सत्य और निर्भीकता पर विश्वास करता हो। अहिंसक हो, सत्य में विश्वास करता हो और निर्भीक हो, भय ना हो। यदि ये तीन का परिपालन कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह अच्छा नागरिक है। लेकिन इसकी थोड़ी विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि सच बोलने के लिए कुछ चाहिए, अहिंसक बनने के लिए कुछ चाहिए। केवल कहने से अहिंसक नहीं हो जाते। गांधी की अहिंसा एक बहुत ऊंचे स्तर की अहिंसा थी। उन्होंने कहा है ना कि यदि एक गाल में किसी ने मारा तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, कोई नुकसान नहीं है। उनकी अहिंसा थी कि यदि अंग्रेज फौज हथियारों के साथ लैस होकर आप पर हमला करने आ रही है तो चुपचाप खड़े हो जाओ, उसकी प्रतिक्रिया ना करो, हिंसात्मक प्रतिक्रिया ना करो, अहिंसक बने रहो। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझें कि ऐसी अहिंसा पाने के लिए, ऐसी अहिंसा का विश्वास, ऐसी अहिंसा पर विश्वास अर्जित कब होता है? तब जब पहला बिंदु, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो जो गांधीवादी विचारधारा की मैंने अभी बात की, हम उसके निकट हैं।
तो एक आदर्श नागरिक का सबसे अहम जो गुण है वो है स्वस्थ शरीर होना, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके, स्वस्थ मन से देश के लिए कार्य कर सके। दूसरा जो गुण उसके लिए अहम है वह है शिक्षित होना। एक आदर्श नागरिक का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर रहा था स्वीडन का, नॉर्वे का, और मैंने बताया कि वहाँ पे कानूनों का कड़ाई से पालन होता है। साथ ही मैंने बताया कि स्वीडन वो देश है जहाँ की शिक्षा पद्धति दुनिया के देशों के द्वारा उसकी पद्धति का अनुपालन करने का प्रयास होता है। बेल्जियम, स्वीडन, यहाँ की जो शिक्षा शैली है वह दुनिया के लिए उदाहरण है। शिक्षा किसी भी समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसी ने कहा है कि यदि आपने एक बच्चे को शिक्षित किया तो आपने कई जनरेशन शिक्षित किया, एक बच्चे को शिक्षित किया तो एक जनरेशन, लेकिन एक महिला को, एक लड़की को किया तो कई जनरेशन। तो शिक्षा बहुत अहम है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम वे सब गुण सीखते हैं जो अच्छे नागरिक होने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के माध्यम से हम नैतिक गुण सीखते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम स्वास्थ्य की महत्ता समझते हैं, खेल कूद की महत्ता समझते हैं, देश प्रेम की महत्ता समझते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम हमारा जो मानसिक विकास जो होता है वो बहुत अहम होता है। शिक्षा के जरिए हम देश के विकास में, वैज्ञानिक प्रगति में बहुत योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा आदर्श नागरिक के जीवन की आधारशिला है। सामाजिक, राजनीतिक, यदि शिक्षित है व्यक्ति तो वो राजनीतिक मामलों में सही निर्णय लेगा जो देश के लिए बेहतर है। उसके नज़र में जो सर्वश्रेष्ठ दल है, जो सर्वश्रेष्ठ नेता है, उसे वह चुनाव में अपना मत देगा। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति, उसमें यह विवेक नहीं रहता। अशिक्षित व्यक्ति किसी और कारणों से दलों को मत देता है। शिक्षित व्यक्ति जो है वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की योग्यता रखता है। काश शिक्षित वर्ग के लोग राजनीतिक गतिविधियों में सबसे सामने आएं, तो उससे जो किसी भी देश की प्रगति की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाती है। प्रजातांत्रिक देश जैसा भारत, लोकतांत्रिक देश जैसा भारत, वहाँ पे तो शिक्षित होना और ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के वोट जो हैं, हम लोगों का जो मत है, जो हमारी सरकार को चुनता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि व्यक्ति शिक्षित हो तो वह अपना पूरा विवेक लगाकर मतदान करता है। नागरिक अपने मतों का सही उपयोग कर सके, ये बहुत ज़रूरी है, और वो सही उपयोग तब होता है जब वह शिक्षित है। और इस प्रकार अपने कर्तव्यों का एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से उसका पालन करता है, उसका सही रूप में समझता है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर और शिक्षा आदर्श नागरिक के जो गुण होते हैं उसमें से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने एक बिंदु पर आपसे बात की थी कि कुछ देशों में अच्छे चरित्र का होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, प्रमाण पत्र या शपथ पत्र मांगा जाता है, यदि आप वहाँ की नागरिकता के इच्छुक हैं तो। और अच्छे चरित्र का अर्थ था कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो, अपने देश के प्रति निष्ठावान रहा हो, कोई गलत कार्य उसने ना किया हो, आदि आदि। तो एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है कि वह चरित्रवान हो। तो तीसरा बिंदु नागरिकता के संबंध में, एक आदर्श नागरिक होने के प्रमुख गुणों में
तीसरा प्रमुख गुण होता है अच्छा चरित्र होना। चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। आदर्श नागरिक जो है वो बिना किसी लोभ लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो बिना लोभ लालच के कर्तव्य का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो चरित्रवान है। चरित्रहीन व्यक्ति अपने हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है, समाज के हित को, देश के हित को उसकी वो कतई परवाह नहीं करता और उसके लिए सर्वोपरि रहता है स्वहित। तो इसलिए आवश्यक है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसका चरित्र अच्छा हो। चौथा बिंदु, उसमें सामाजिकता की भावना हो। सामाजिकता, उसकी भावना, ये समझने की कोशिश करें। सामाजिकता, मैन इज ए सोशल एनिमल। देखिए ये वाक्य कैसा है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन से अर्थ है ह्यूमन बीइंग। मानव जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, जानवर है। अर्थात यदि वह अकेला है तो जानवर से कोई बेहतर नहीं, क्योंकि अकेला वो कुछ कर नहीं सकता, अकेला सोचने की क्षमता से उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि वो समाज के साथ चलता है तो वो एक मानव के रूप में रहता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, अर्थात आदमी का अस्तित्व समाज के साथ है। दूसरे शब्दों में एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है कि वह सामाजिक रहे, अकेला ना रहे। अकेला यदि है तो फिर वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अकेला यदि है तो उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण होने की कमी है, क्योंकि अच्छे नागरिक समाज के साथ चलते हैं, सामाजिक रहते हैं, समाज के अनुकूल उनका व्यवहार रहता है, उनका आचरण रहता है और अपना और समाज का दोनों का हित सोच के वो कार्य करता है। कौन? जिसमें सामाजिकता की भावना हो, जिसमें दया की भावना हो, प्रेम की भावना हो, सहयोग, सहानुभूति, निस्वार्थ सेवा, त्याग, ये जो गुण हैं ये सामाजिक गुण हैं। इसका समाज से तात्पर्य है सेवा भावना, समर्पण भावना, त्याग की भावना उसमें हो, तभी वो एक अच्छा नागरिक हो सकता है। और इसलिए ये बहुत अहम है कि एक अच्छा नागरिक वही है जिसमें सामाजिकता की भावना हो, फीलिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उसमें तड़प हो, कसक हो, दूसरों के उद्धार में उसको खुशी पाता हो। ये आवश्यक है एक अच्छे नागरिक में। पांचवा बिंदु, आदर्श नागरिक के प्रमुख गुणों में पांचवा गुण है उसे देशभक्त होना चाहिए। देशभक्त की भावना उसमें कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। व्यक्तिगत हित से, परिवार के हित से, अपने समाज के हित से उठकर, उससे परे जाकर वह देश को सबसे ज़्यादा महत्व दे। वह इस बात को समझे कि उसका अस्तित्व देश के कारण है। जो नागरिकता जो है वह देश ने दी है, उसे समाज ने नागरिकता नहीं दी। और नागरिकता लेते समय उसने ये वादा किया है कि वह देश के प्रति निष्ठावान रहेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति में देश प्रेम कूट कूट कर होना चाहिए। और यदि देश प्रेम कूट कूट कर होना चाहिए, इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आना। तो देश प्रेम की भावना बहुत जरूरी है एक अच्छे नागरिक में होना। अगला जो गुण जो एक अच्छे नागरिक में होना चाहिए वो है निर्भीकता और स्पष्टवादिता। अपनी बातें स्पष्ट रखे, अपनी बातें निर्भीकता से रखे। वो समाज में जो बुराइयां हैं,
जितनी भी कुटिलताएं हैं, बुराइयां हैं, अत्याचार हैं, शोषण है, उत्पीड़न है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और निर्भय होकर आवाज़ उठाए, कोई डर ना हो, निर्भीक रहे। यदि कुछ गलत कार्य होते उसे दिख रहा है तो उसे अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, उसे इस बात का पूरा अधिकार है। बिना डरे आवाज़ उठाए और साथ ही सरकार का ध्यान खींचे। जो मीडिया है जिसकी हम बात करते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं, टेलीविज़न चैनल्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह लोगों को जागरूक करे, गलत कार्यों के प्रति न स्वयं आवाज़ न उठाए बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे आवाज़ बुलंद करने का। भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। जाति प्रथा, बाल विवाह, यदि कहीं पर वो देख रहा है कि बाल मजदूरों का शोषण हो रहा है, यानी किसी जगह मजदूरों के रूप में बच्चे कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए सरकार को आवाज़ दे, प्रचार करे। बाल मजदूरों की, एक तो बाल मजदूरी स्वयं में गलत है और ऊपर से उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, काम करने का जो माहौल है वह और भी दूभर रहता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लड़कियों के प्रति जो समाज में दुर्व्यवहार चलता रहता है उसके प्रति आवाज़ उठाए। हम रोज दिन प्रतिदिन अखबारों में, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में देखते हैं कि कैसे उस वर्ग के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्व्यवहार हो रहा है। इस पर सख्ती लाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे गलत व्यवहार का हम पुरजोर विरोध करें और पुरजोर विरोध से तात्पर्य है इसके खिलाफ खड़े हों, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जनमानस को उसमें हिलाएं और उनको विवश करें कि सरकार जो है वह अपने दायित्व को उचित तरीके से निभाए। ये तभी हो सकता है जब हम निर्भीक हों, जब हम स्पष्ट हों और जब हम ऐसे गलत कार्यों के प्रति न स्वयं ही जागरूक नहीं बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। सातवां बिंदु, अच्छे नागरिक के गुणों के तहत परोपकार की भावना। परोपकार की भावना का जिक्र पूर्व में भी मैंने कर दिया है जब मैंने बताया कि उसमें सामाजिकता की भावना होनी चाहिए। ही मस्ट बी ए सोशल पर्सन, दूसरों के हित को ध्यान में रख के कार्य करे, उसे अपनी शक्ति के अनुसार दुखी लोगों को, असहाय लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और सरकार से की ओर से संबंध में जितने भी कार्य हो सकते हैं उसमें सहयोग देना चाहिए। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है इन तबकों के लिए। उन योजनाओं में एक आदर्श नागरिक सक्रिय योगदान देता है, चाहे आर्थिक रूप से योगदान, चाहे शारीरिक रूप से योगदान। आर्थिक योगदान का अर्थ है कि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब अकाल, बाढ़, दुर्घटना, एक्सीडेंट, भूस्खलन आदि में कई लोगों की मौत होती है और ऐसे में जो परिवार बचे रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए सरकार लोगों से दान की अपील करती है। अच्छा नागरिक ऐसे अवसर पर सामने आकर मात्र दान ही नहीं देता है, आर्थिक रूप से ही पैसे के द्वारा मदद नहीं करता है बल्कि शारीरिक रूप से वहाँ स्वयं जाकर ऐसे बेघर लोगों के जीवन यापन की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास भी करता है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है, बहुत से क्षेत्रों में ऐसा देखा होगा, हर वर्ष के बाढ़ में, अकाल में या भूस्खलन के समय उत्तरांचल में हमने जब तब सुना है कि वहाँ पर भूस्खलन होता है तो बहुत से युवा
वहाँ स्वयमेव जाते हैं और स्थिति को सामान्य करने में, त्वरित गति से सामान्य करने में बड़ी मदद करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोग उस ऐसे नागरिकों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें हम आदर्श कहते हैं। और आदर्श नागरिकों का एक गुण है परोपकार की भावना होना। ये परोपकारी भावना एक आदर्श नागरिक में होना अत्यधिक आवश्यक है।